जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर हम लोग प्रेफरेंस शेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं। हाँ, हम लोग बिल्कुल जानते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर जानते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड का नेसेसरली राइट होता है, लेकिन वोटिंग का कोई राइट नहीं होता है। मतलब उन लोग को डिविडेंड में और रीपेमेंट में बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा होता है। डिविडेंड हर हालत में मिलना ही होता है, और जो आपका अगर वाइंडिंग अप हो जा रहा है तो उस केस में उन लोग को पेमेंट में रीपेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है। तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में अपने को कुछ कुछ बात तो पता है, लेकिन उसी समय जब अपने प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ रहे थे, अपने एक टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे जिसमें अपने ये जाने थे कि देयर इज रीडेमेबल एंड इररीडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही हमेशा इशू होते हैं, कभी भी इररीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए जाते। इररीडीमेबल मतलब कि कभी भी चुकाया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ऑल द प्रेफरेंस शेयर जो इशू किया जा रहा है कंपनियों द्वारा, वो सारे के सारे रीडीमेबल है। मतलब एक ना एक दिन कंपनी को उसको प्रेफरेंस शेयर को पैसा चुकाना पड़ेगा। टाइम लिमिट कंपनीज एक्ट 20 ईयर्स का दे के बैठा है। तो सबसे पहला बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो यहां पर लिख के रख देता हूं ताकि आप लोग रेफर भी कर पाओ। कंपनी एक्ट ने ये बोला है कि भाई 20 साल की अवधि आपको दे रहे हैं, उसके अंदर ही आपको रिडीम करना पड़ेगा। सर 5 साल का भी इशू कर सकती है कंपनी, कर सकती है 8 साल का भी कर सकती है, 10 साल का भी कर सकती है, 14 साल का भी कर सकती है, 16 का कर सकती है, कोई भी नंबर का कर सकती है, टिल द टाइम इट इज लेस देन 20 मैक्स है कि 20 के अंदर आपको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी नेसेसरी बात है जो अपने को याद रखने का जरूरत है। अब अपने आते हैं कि भाई इतना रिडीमेबल इररिडीमेबल मतलब क्यों करें, क्यों मतलब वाई प्रेफरेंस शेयर। तो वाई प्रेफरेंस शेयर का जवाब मैं देना चाहता हूं कि कंपनी जो है वो अभी स्टार्ट हुई है, वो अभी सोचो एक स्टार्टअप कंपनी है, उसको फंड्स चाहिए। ठीक है, एक कंपनी है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, वो ग्रो करना चाह रही है, बट उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो इक्विटी शेयर इशू करेगा तो कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। बिकॉज इक्विटी शेयर में क्या चीज रहता है कि भाई इक्विटी शेयर में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो दे वांट व्हाट, दे आर इन्वेस्टिंग फॉर डिविडेंड फर्स्ट। नो, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर डिविडेंड, दे वांट देयर वैल्यू ऑफ शेयर टू बी इंक्रीज्ड। उनकी वैल्यू जो है शेयर की, जो इन्वेस्टमेंट है शेयर के अंदर, पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट है शेयर के अंदर, वो चाहते हैं कि उसका वैल्यू बढ़े, वो डिविडेंड के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो जो ग्रोइंग कंपनियां होती हैं उन पर तो पब्लिक का रिलायंस कम होगा कि भाई इसका तो अभी नया नया जुम्मा तो होगा है, ये क्या प्रॉफिट कर गया, क्या इसका वैल्यू बढ़ेगा, क्या नहीं होगा पता नहीं। तो ऐसी कंपनियां जो होती है वो बोलती है कि ठीक है चलो इक्विटी का नहीं ऑप्शन मिल रहा है तो प्रेफरेंस ही कर लेते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर में पब्लिक को फायदा दिख रहा है, प्रेफरेंस शेयर में पब्लिक को बेनिफिट दिख रहा है कि हाँ भाई डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंशियल रीपेमेंट मिलेगा। तो ये फायदा हो गया कि हाँ भाई हम तो नई कंपनी है, कंपनी बोल रही है हम तो नई कंपनी है, चलो हम नहीं भी अगर काम कर पा रहे हैं, वाइंडिंग अप होगा तो आपका पैसा तो आपको पहले मिल जाएगा। तो वहां पे पब्लिक को एक सिक्योरिटी महसूस हुआ, हाँ भाई ये बात तो जो बोला गया है वो सही बोला गया, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर हाँ जरूरी अच्छा हो गया कि भाई पब्लिक के नज़र में कि हाँ हमको बेनिफिट मिल रहा है, हमको डिविडेंड मिल जाएगा, और कंपनी के हिसाब से कि भाई हमको तो पैसा चाहिए था। तो सर
डिबेंचर भी तो है, डिबेंचर क्यों नहीं? डिबेंचर क्या होता है? लोन होता है। प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट नहीं हो, आपको ब्याज देना पड़ेगा। सर लेकिन जब आप इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा रहे थे तो उसमें क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव आपने कुछ ऐसा पढ़ाया था हमको, जिसमें आपने ये बताया था कि प्रेफरेंस शेयर में भी ऐसा वैरायटी होता है कि भाई एक स्पेशल वैरायटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। उसमें क्या होता है कि यदि कंपनी को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये ऑप्शन है कि वो अगले साल इस साल का डिविडेंड वसूल कर सकता है। तो वो बाबू थ्योरेटिकल बात है, वो बाबू थ्योरेटिकल बात है, रियल लाइफ में वैसा काम नहीं होता है, ठीक है ना। इसको नीचे कर दे रहा हूं। और उसका करेक्ट टर्म आओ एक बार चल के पीछे देख लेते हैं। पेज नंबर 11.2 पे आइए आप लोग, पेज नंबर 11.2.2 उसी में लिखा हुआ है ना क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। तो अब यहां पे मैं और एक लाइन टान के लिख दे रहा हूं। उस दिन भी मैंने बताया था हालांकि नॉन क्यूमुलेटिव। नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं है। तो उस हिसाब से अभी हमको सोच के बताओ कि भाई प्रेफरेंस शेयर जो है वो बेटर हुआ कि नहीं हुआ। प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर से तो बेटर ही हुआ, और इक्विटी का भरोसा हमारे पास है नहीं, कंपनी के पास ऐसा भरोसा नहीं है कि हाँ भाई इक्विटी अगर इशू करवाएंगे तो हमको मिल ही जाएगा। तो बोलता है ठीक है चलो प्रेफरेंस ही कर लेते हैं। तो कहानी समझ में आ रहा है। उस समय जब अपने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे थे तो इक्विटी पर ज्यादा अपना फोकस था, कैसे काम हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस था, वो अपने सीख चुके हैं। उसी में अपने प्रेफरेंस शेयर भी कैसे इशू होता है वो समझ गए। वो भी इंस्टॉलमेंट्स में होता है, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कहीं ना कहीं अगर प्रीमियम चार्ज किया जाना है तो वहीं पर वसूल लिया जाता है। ये सारे तो अपने को ऑलरेडी पता है ना। तो वो सारा बात हो गया। अब यहां पर ये वाला भी बात कर लिए कि भाई प्रेफरेंस शेयर क्यों, ठीक है। अच्छा उसके पहले अपने ये वाला भी एक बात कर चुके हैं ना कि भाई जितने भी प्रेफरेंस शेयर होंगे वो क्या होंगे, रीडेमेबल होंगे। क्या होंगे, रीडेमेबल होंगे, मतलब एक समय पर उसको चुकाना ही पड़ेगा। वो समय का मैक्सिमम जो लिमिट है वो गवर्नमेंट बोला भैया 20 साल मैक्सिमम आप प्रेफरेंस शेयर का पैसा रख सकते हो, उसके बाद आपको लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक एनवायरमेंट अपने को समझ में आ रहा है कि भाई प्रेफरेंस शेयर के अंदर की जितनी भी बातें वो अपने को समझ में आ रही हैं यहां पर। अब अपने चैप्टर में जो मेन मुद्दा दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं समझाना चाहता हूँ तुम लोग को, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग के हिसाब से भी तुम लोग भी सोचने की वो कैपेसिटी रखो कि एक्चुअली में लाइफ में क्या हो रहा होगा जब अपने रिडम्पशन कर रहे होंगे, तो हो क्या रहा होगा। सबसे पहले रिडम्पशन मतलब क्या, रिडम्पशन मतलब क्या सर, रीपे, ठीक है ना। रीपे का मतलब हुआ रिडम्पशन। रीपे का मतलब क्या है कि आई हैव मनी to spare and I want to repay।
मतलब भाई साहब आपके पास पैसा है तभी तो आप पेमेंट करोगे, रिडेम्पशन तभी तो होगा जब आपके पास पैसा होगा। सर पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, पैसा नहीं होगा तो बाजार से उठा के रिडेम्पशन करेंगे कि भाई प्रेफरेंस शेयर का जो टाइम फ्रेम था 5 साल के लिए जो इश्यू किया तो खत्म होने वाला है। सपोज करो इस टाइम तक भी मेरे पास पैसा नहीं आया तो हम पैसा उठा के फिर करेंगे, ठीक है ना। ये वन सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, ठीक है। अब वो एक कहावत तो सुने हो ना, क्या कहावत है बताओ? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक बार आपने प्रेफरेंस शेयर का स्वाद चख लिया है, बार बार थोड़ी ना करोगे गलती। अगली बार तो इक्विटी कर लोगे, 5 साल में तो आपने भी एक्सपैंड कर लिया होगा, कुछ ना कुछ तो आपने भी कमा लिया होगा। हाँ, हाथ में अभी पैसा नहीं है, हाथ में अभी पैसा नहीं है, बट तो क्या हुआ, मेरे पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स तो है, बढ़िया बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट्स तो है, आई कैन मेक द पेमेंट इन फ्यूचर, सो आई विल रेज एन इक्विटी देन, ठीक है ना। ओके, यहां पर थर्ड सिनेरियो, तो ये काम भी कर सकते हैं अपने ये काम भी कर सकते हैं। तो 3 तरह का काम कर सकते हैं। आपके पास पैसा है तो पेमेंट कर दो, काम खत्म हो जाएगा। दूसरा, मेरे पास पैसा नहीं है तो आप कैपिटल रेस कर सकते हो, इक्विटी, या फिर लोन रेस कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? लोन रेस कर सकते हो यहां पर, ठीक है ना। ये बात यहां तक, इस जगह तक अपने को क्लैरिटी आ गया है। तो आगे 2-4 बात बताऊंगा, जब कंप्लीट पिक्चर अपने को हाथ में आएगा ना तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अगर बुक के हिसाब से चलेंगे ना, हल्का हल्का कंफ्यूजन रह जाएगा। तो मैं थोड़ा सा अलग ढंग से कंटिन्यू कर रहा हूं चैप्टर को, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं भाई? रिडेम्पशन मतलब रीपे करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा या तो मेरे पास पड़ा हुआ होना चाहिए, या तो बाजार से उठाएंगे। बाजार से 2 तरीके से उठा सकते हैं, या तो लोन डिवेंचर के फॉर्म में उठा सकते हैं, या तो फिर इक्विटी के फॉर्म में उठा सकते हैं। इक्विटी के फॉर्म में उठाएंगे सबसे बेस्ट है। नो झंझट, नो झमेला, नो डिविडेंड का प्रॉब्लम्स, नो इंटरेस्ट का प्रॉब्लम, नो रीपेमेंट का प्रॉब्लम। जब वाइंडिंग अप होगा अल्टीमेटली तब दिया जाएगा, कोई झमेला नहीं है, पड़ा रहेगा आपका पैसा, आपके मतलब कंपनी का पैसा कंपनी के पास ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटर है ना, बेटर ऑप्शन ऑलवेज, ठीक है ना। तो दिस बिकम्स द बेटर ऑप्शन, मोस्ट बेटर ऑप्शन बन गया ये, ठीक है। एक और सोच तुम्हारा डेवलप करने के लिए एक और बात खाली, आइडियल पैसा किसी के पास पड़ा रहता है क्या? आपके पास पैसा है तो आप आइडियली छोड़ दोगे? मतलब बैंक में ऐसे ही सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहेगा या करंट अकाउंट में पड़ा रहेगा क्या, कि भाई ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब कुछ यूज नहीं कर रहे, बस ऐसे पड़ा हुआ है, नो कोई ब्याज नहीं कमा रहे, कुछ नहीं कर रहे, मतलब एकदम ऐसे ही खुला छोड़ के दे। 100 करोड़ रुपया है, 500 करोड़ रुपया ऐसे ही करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है मेरा, कुछ नहीं करके रखे, ऐसा तो नहीं होगा। अपने कंपनियां क्या करती है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर देती है। कंपनी क्या करती है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर देती है। इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। नेवर मतलब क्या बोले? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती हैं
ताकि इजीली लिक्विडेट किया जा सके। तो ये ही होता है कहानी। तो इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ होगा आपके बुक्स में, दिखेगा, और वो इन्वेस्टमेंट को अपने बेचेंगे, पैसा निकालेंगे और उससे पेमेंट कर देंगे। लेकिन अभी आ रहा है मेन बात, अभी आ रहा है मेन बात। मेन बात क्या है? एक बार रिडेम्पशन को रीपेमेंट लिखूं क्या? नहीं, या रिडेम्पशन लिख देता हूं। चलो, रिडेम्पशन जब आप कर रहे हो तो आपका कैपिटल क्या हो रहा है मेरे को बताओ, सोच के, मेरे को सोच के आराम से बताओ कि जब आप रिडेम्पशन कर रहे हो तो कैपिटल क्या हो रहा है? सर रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट बोला ना, क्या बोला? कंपनीज एक्ट बोला ऐसा मत करो। अरे ऐसा मत करो, फिर इरिडीमेबल भी मत करो, तो फिर करो क्या? तो उसका सॉल्यूशन बताया लो। कंपनी एक्ट सॉल्यूशन बता रहा है कि भाई कैपिटल रिड्यूस मत करो, उसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। रिडेम्पशन करना पड़ेगा लेकिन कैपिटल रिड्यूस नहीं करके रिडेम्पशन करो। नहीं समझ में आ रहा, अभी समझाते हैं। बोलता है दो तरीका है, बोलता है दो तरीका। 1, इशू फ्रेश इक्विटी शेयर्स। इशू फ्रेश कैपिटल मतलब बता रहा हूं, 3 लाख रिडीम करना है, $3 लाख का फ्रेश इशू कर दो। तो बैलेंस शीट कैसे दिखेगा? प्रेफरेंस शेयर 3 लाख का गया, सपोज करो 3 लाख का अपने को रिडेम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर का, तो 3 लाख का प्रेफरेंस शेयर गया। इक्विटी शेयर 3 लाख का इशू करके आपने किया, इक्विटी शेयर आपने इशू किया तो पैसा आया होगा आपको, पैसा आया, उसी से आपने चुका दिया, बात खत्म हो गया। पैसा आया, चुका दिया, बात खत्म हो गया। मेरे को बताओ, मेरे को यहां पर बताओ कि कैपिटल इंटैक्ट रह गया कि नहीं रह गया। एक और बड़ा एग्जॉस्टिव एग्जांपल लूं क्या? थोड़ा सा देखो ना, आराम से समय बिताएंगे इस चैप्टर में। सम्स बेहद इजी है, कंसेप्ट बेहद इजी है, तकलीफ वाला कोई बात ही नहीं। दीज आर लाइक द मोस्ट इजीएस्ट पोर्शन ऑफ द एंटायर अकाउंट्स का सिलेबस। डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। थोड़ा सस्पेंड करते हैं टाइम। इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास ऑलरेडी है 10 लाख रुपए का, ऑलरेडी है, मतलब ये मिल गया, 10 लाख रुपए पैसा मिल गया। ऑथराइज कुछ नहीं बात कर रहे हैं, 10 लाख रुपए मेरे पास है कैपिटल अभी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए का, सुन लो, 5 लाख रुपए का। $4 लाख का फ्री रिजर्व है। सर फ्री रिजर्व नहीं है, फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस फ्री रिजर्व, कौन सा फ्री रिजर्व नहीं है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पढ़ के आए थे ना, ऐसा कुछ पढ़ के आए थे ना, वो फ्री रिजर्व नहीं है, वो फ्री रिजर्व नहीं है। ठीक है, उसको खाली बोनस शेयर के लिए ही यूज कर सकते हैं, तो वो बोनस वाले टाइम पे ठीक है, दरकार है। सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम खाली बोनस इशू के टाइम पे आप यूज कर सकते हो, यहां पे आप यूज नहीं कर सकते। तो फ्री रिजर्व कौन सा हुआ? रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व। ओके, तो यहाँ फ्री रिजर्व कौन सा हुआ? जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात खत्म, सिंपल है, बहुत ईजी है। चलो, फ्री रिजर्व का और एक दूसरा मतलब भी बता दे रहा हूं, जो रिजर्व अवेलेबल है शेयर होल्डर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको हम लोग फ्री रिजर्व्स मानेंगे। वापस बोलूं, जो रिजर्व हम लोग के पास अवेलेबल है शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए, उसको हम लोग फ्री रिजर्व मानेंगे। तो जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ फ्री रिजर्व। गेटिंग इट? ओके। अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का टाइम खत्म हो गया, 5 साल पूरा हो गया। ये था आपका 5 साल के लिए, 5 साल बाद रिडीम करना है, 5 साल बाद आपको रिडीम करना है। तो आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि ठीक है, हम फ्रेश
इक्विटी शेयर कैपिटल रेस कर रहे हैं, कितना का बताओ, 5 लाख रुपए का। तो अब आफ्टर रिडेम्पशन क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 15 लैक्स, रिजर्व्स कैपिटल गिरा के नहीं गिरा, नहीं गिरा सर, पहले 15 लाख, आज ही 15 लाख है। रिजर्व को कैपिटल का हिस्सा मानेगा नहीं, वो ओनर्स का फंड है, लेकिन कैपिटल तो नहीं है ना। अरे प्रॉफिट तो है, लेकिन प्रॉफिट कैपिटल थोड़ी ना है। हाँ कैपिटल में जोड़ देंगे, लेकिन वो तो पार्टनरशिप में करते हैं सर, प्रोप्राइटरशिप में करते हैं। यहां पर तो अलग से रिजर्व बोल के दिखा देते हैं ना हम लोग हमेशा, हर साल का जो भी जुड़ता है। ये तो कंपनी है, ये तो कंपनी लॉ द्वारा गवर्न हो रही है ना, तो कैपिटल में आप ऐसे ऐड करके नहीं दिखा सकते हो ना। ये बात का क्लैरिटी तो है अपने को, कोई दिक्कत तो है नहीं यहां पर। ये हुआ एक तरीका। अभी अपने बात किए थे ना कि भाई 2 तरीका है, गवर्नमेंट बता रहा है, कंपनी एक्ट बता रहा है कि 2 तरीका। तो पहला तरीका बोला कि भाई तुम कैपिटल ही रेस कर लो, तो कैपिटल के बदले में कैपिटल जा रहा है, उसके बदले में कैपिटल आ रहा है, बात खत्म हो गया, बात खत्म हो गया। एकदम सुपर वाला काम हुआ कि नहीं हुआ, हमको बता दो, ये सुपर एकदम चीज हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोला गवर्नमेंट ये वाला बात। गवर्नमेंट कौन, कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है कि भाई सपोज करो, अच्छा ये ऊपर वाला सिनेरियो कैसा होगा, ऊपर वाला सिनेरियो कैसा होगा वो खाली बता रहा हूं। लो लिक्विडिटी होगा, पैसा ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए फ्रेश कैपिटल आप इशू करिए, पैसा आएगा और आप पैसा चुका पाएंगे। मैं बात समझ लो, ठीक है। अब पैसा है, मोर लिक्विडिटी, वी हैव फंड्स, पैसे की तो बारिश हो रही है, ठीक है, पैसा है अपने पास। अब पैसा है तो पैसा चुका देंगे, पैसा चुका देंगे। अरे बाबू पैसा चुकाते तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना है वो बताओ, उसके लिए बता रहे क्या करना है। सेम एग्जांपल, मोर लिक्विडिटी है, मोर लिक्विडिटी है, तो रिजर्व थोड़ा तो ज्यादा होना चाहिए, होना चाहिए ना भाई, ज्यादा होना चाहिए ना रिजर्व। तो गवर्नमेंट क्या बोला, पे 5 लाख आउट ऑफ पे 5 लाख आउट ऑफ रिजर्व्स। सर रिजर्व तो पड़ा हुआ है पहले से, वो आया थोड़ी ना, तो पैसा तो आया नहीं। अरे पैसा तो तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत पड़ा है। रिजर्व्स अगर बैलेंस शीट में सर इधर अगर ये बैलेंस शीट, एक बार टी फॉर्मेट ही ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं, अगर ये बैलेंस शीट है, यहां पर आपके पास रिजर्व बहुत ज्यादा है, तो यहां पर एसेट, इन्वेस्टमेंट, कैश भी तो ज्यादा होगा, तो ये यूज करके पे करो और इसको यूज करके एक रिजर्व बना दो। क्या रिजर्व बना दो, इसको यूज करके एक रिजर्व बना दो जिसका नाम होगा इसका नाम होगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसका नाम होगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ओनली टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग बोलो कैसा लगा?
यूज्ड ओनली फॉर इशुइंग बोनस शेयर। कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि भाई अगर आप फ्री रिजर्व से पेमेंट कर रहे हो, मतलब आपके हाथ में बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, तो आपके रिजर्व में भी बहुत सारा कैश होगा ना, आप उससे पेमेंट कर रहे हो। आप उससे यदि पेमेंट कर रहे हो तो आपको कैपिटल जितना गिरा है उतना ही एक रिजर्व क्रिएट कर देना पड़ेगा, और वो रिजर्व जो आप क्रिएट करोगे उसका नाम होगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और उस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का एक ही मात्र यूज होगा कि आप बोनस शेयर इशू कर सकें। और बोनस शेयर इशू करने से क्या होता है, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ कि ये वाला काम करने से क्या होता है। अल्टीमेटली जो आप रिजर्व सेट असाइड कर रहे हो उसको आप कैपिटल में ही तो जोड़ सकते हो ना, बस यही तो होता है। पूरा स्टोरी एक साथ बैठ गया क्या? क्या सारा पीसेस एक साथ बैठ गया? अगर बैठ गया तो दो तीन वेरिएशन है, छोटा मोटा बात है, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं। आप मेरे को बताओ, पहला रिडेम्पशन कैसे करेंगे कि भाई आपको रिडेम्पशन करना है, सोच लो, पहले सुन लो और सोच लो। आपको रिडेम्पशन करना है लेकिन आपको अपना कैपिटल रिड्यूस नहीं करना। रिडेम्पशन करना है, कैपिटल रिड्यूस नहीं करना। तो सर दो दो चीज तो एक साथ नहीं हो सकता कि रिडीम भी कर दो कैपिटल भी रिड्यूस नहीं करो। तो हम बता रहे हैं ना कैसे करना है। पहला कि फ्रेश इशू कर लीजिए। फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल अगर आप कर लोगे तो कैपिटल आ गया, तो कैपिटल तो गिरेगा नहीं, जितना का आप इशू कर रहे हो उतना का रिडेम्पशन करना है, मतलब जितना रिडीम करना है उतना का इशू कर दियो, बात ही खत्म, कैपिटल इंटैक्ट रह गया ना। एक कहानी हुआ। दूसरा कहानी क्या हुआ कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है पहले से ही, मेरे पास बहुत पैसा है, फ्री रिजर्व में पड़ा हुआ मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत इन्वेस्टमेंट में डाला हुआ ऑलरेडी मेरा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा एक छोटा सा काम करेंगे। हम लोग फ्री रिजर्व से जितना पैसा चुकाना है, रिडीम करना है, उतना ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बोल के रिजर्व में। इसको खाली यूज करते हैं बोनस शेयर इशू करने के लिए। बात खत्म। क्लियर हो रहा है ना? दोनों ही केस में कैपिटल इंटैक्ट रह जा रहा है। या तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में हो रहा है कि भाई 15 लाख जो था वो 15 लाख ही रह गया। देखो 15 लाख ही रह गया ना, ये देखो यहां पर। दूसरे केस में क्या हो रहा है बैलेंस शीट में, तो कंपनी एक्ट बोल रहा है कि हम इससे संतुष्ट हैं। ये लिखा रिजर्व में ही जाएगा, और ये लिखा इक्विटी में ही जाएगा। इक्विटी, ओनर्स फंड, इन सब में लिखा जाएगा। बट हम इससे संतुष्ट हैं। हम कौन? कंपनीज एक्ट। हम संतुष्ट हैं इससे। हम मान रहे हैं कि हाँ ये चीज सही हुआ, कैपिटल डाइल्यूट नहीं हुआ। ये कैपिटल डाइल्यूट होना, कैपिटल डाइल्यूट होना नहीं समझ में आ रहा है, मतलब क्या बात हो गया ऐसा? अरे जो आपके क्रेडिटर्स हैं, जो आपके क्रेडिटर्स है, जिसने आपको लोन दिया, जो डिवेंचर होल्डर है, वो लोग तो घबरा जाएंगे जैसे आप कैपिटल रिडीम करना चालू करोगे। कैपिटल यदि रिडीम हो रहा है किसी कंपनी का, तो आउटसाइडर्स जो होते हैं, जो लोन देके रखते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो घबरा जाएंगे। अरे भाई मेरा पैसा तुम दिया नहीं और अपना पैसा चुकाने बैठ गए हो, तो बहुत महा एकदम कलेशी वाला काम नहीं हो गया क्या? तो ऐसा कलेश वाला काम मत करो, ऐसा कलेश वाला काम मत करो। कैपिटल रिड्यूस करो ही मत ना, कैपिटल इंटैक्ट रखो, ताकि आउटसाइड वाला जो आदमी लोग है, जो आपको लोन देके बैठा है, जो पैसा देके बैठा है, वो लोग दुखी नहीं हो जाए अचानक से कि भाई ये क्या चल रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? सिंपल है, कोई डिफिकल्टी तो है नहीं। यहां तक अगर क्लैरिटी पहुंच गए हैं अपने, तो दो बात और करना है।
अगर पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर तो रिडेम्पशन नहीं हो सकता। सपोज करो 5वां साल आ गया है लेकिन फाइनल कॉल नहीं किया गया, पैसा नहीं मंगाया गया, और नहीं मंगाया गया तो पैसा आया भी नहीं, नहीं आया तो पार्टली पेड अप रह गया। पार्टली पेड अप शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं हो सकता, पहले आप उसको फुल्ली पेड अप करिए तब रिडेम्पशन करिए। सर यदि पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए शेयर होल्डर जो लेके रखा है प्रेफरेंस शेयर वो पैसा ही नहीं दिया तो फॉरफिट कर लेना, बात खत्म हो जाएगा, उसका कोई लोड नहीं है, लेकिन रिडेम्पशन नहीं हो पाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अरे थोड़ा पैसा पड़ा हुआ है बट थोड़ा बाजार से चाहिए, थोड़ा लिक्विडिटी है मेरे पास बट थोड़ा बाजार से भी चाहिए। मतलब 5 लाख का अगर रिडेम्पशन करना है तो आई हैव 2.5 लाख रुपया इन हैंड, इन रिजर्व, जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे CRR में। तो बैलेंस 2.5 लाख जो है वो क्या हम फ्रेश इक्विटी रेज कर लें तो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो बैलेंस शीट कंपनी एक्ट बोलता है मेरे को ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक मोटा मोटी इन्वायरमेंट हो गया। सर एक बात रह गया, आपने हम लोग को बोला था कि हम वो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो 5 यूज है उसके बारे में इस चैप्टर में ही बताएंगे, तो आ जाओ इस चैप्टर में बता दे रहा हूं। अपने आ जाएंगे पेज नंबर, just a second please, let me open it first। पेज नंबर आप आ जाओ जी 11.5.2 में, और अपने को जो एरिया देखना है वो है ये, ढंग से कर दूं क्या, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्या बात बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट द्वारा गवर्न किया जाता है, और बताया जा रहा है कि किस किस चीज में यूज कर सकते हो। पहला चीज कि फुल्ली पेड अप बोनस इशू कर सकते हो, अपने पढ़ चुके हैं, अपने कोई टेंशन नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हो। सर आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर कि भाई कंपनी स्टार्ट करने के पहले बहुत सारे खर्चे लगे थे आपके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा लग सकता है, कंपनी फ्लोट कराने में खर्चा लग सकता है, बहुत तरह का खर्चा लगा होगा। कंपनी फॉर्मेशन से पहले जितने भी खर्चे लगते हैं उसको बोले जाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एंड दीज आर समटाइम्स वेरी बिग, सो दीज आर रिटन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और इसको धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है पीएल में। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और एक बात है, इसीलिए रेड में लिखा हुआ है, वहां पर बाद में आएंगे, पहले आगे का 3 पॉइंट पढ़ रहे हैं। टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट ऑन एनी सिक्योरिटीज और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। अरे भाई कोई भी डिस्काउंट फिस्काउंट में डिवेंचर इशू किया गया होगा तो कोई ना कोई तो उससे अपने को नुकसान पड़ा होगा, तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करके खत्म कर देना, ये बात बोल रहा है, ठीक है।
कोई टेंशन तो है नहीं अपने को, ओके। कोई कमीशन यदि लगा होगा, ठीक है, इशू करने के दौरान, तो उसको भी अपने को इससे सेटल करने दिया जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, टू प्रोवाइड फॉर द प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी, यानी कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में अगर प्रीमियम पेमेंट किया जाना है तो वो यहां से निकाल लेना आप, कहां से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। बट अगेन ये भी रेड करके दिया हुआ है, तो इस पर भी नेक्स्ट ज्ञान बताऊंगा आगे। एक बार लास्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटीज, हमको अपना ये शेयर मार्केट से और उठाने का इच्छा हो रहा है, तो उसको हम खरीदना चाहते हैं या फिर कोई और सिक्योरिटी उठाना चाहते हैं अपना ही, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि 5 बात अपने कवर कर चुके हैं, लेकिन 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 सेक्शन 133 बोलता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जो बी और डी नंबर काम नहीं कर पाएंगी, जो बी और डी नंबर काम नहीं कर पाएंगी, और अपना जितना भी सम्स इस चैप्टर के रिलेशन में आएगा वो इस बात को फॉलो करेगा कि ये जो कंपनी का सम्स दिया हुआ है वो बी और डी को यूज नहीं कर पा रहा है। यानी कि अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर देने का बात उठ रहा है तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से मत एडजस्ट करना। क्लियर हो रहा है क्या? देखो, it may be noted that certain class of companies whose financial statement comply with the accounting standard as prescribed under section 133 of Companies Act 2013 can't apply the securities premium account for the purposes mentioned in B and D, which is written in red। आपकी बुक में थोड़ा लाइट प्रिंट हुआ होगा मेरे हिसाब से, हाँ हल्का सा लाइट प्रिंट हुआ है रेड होने की वजह से, मेरे बुक में रेड दिख रहा है ये, ठीक है ना। तो बी और डी जो है जी उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। बी और डी को यूज नहीं कर सकते, यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने को यहां पर ओके लग रहा है सब कुछ। ये एक अलग इंपॉर्टेंट बात था जिसको अपने को कवर करने का था। अब अगर ये सारा चीज अपना हो गया है तो क्या एक आध सम्स बना लें क्या? सम्स बनाने के दौरान ही अपने देखेंगे ना कुछ कुछ चीज क्लियर होते जा रहा है। आ जाओ, सम्स नंबर 1, हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब 5 लाख रुपया हो गया क्या? ऐसा क्या? फुल्ली पेड अप, द कंपनी फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप को रिडीम नहीं कर सकते। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पार, मतलब 100 रुपया पर ही करेंगे, बाय इशुइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10, मतलब 5 लाख है, मतलब 50,000 इक्विटी शेयर इंटू 10 अपने को इश्यू करना है फुल्ली पेड अप, ताकि हम इसको पे ऑफ कर पाए। किनको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे ऑफ कर पाए। हम लोग ये काम कर देंगे आराम से। आ जाओ, जर्नल एंट्री वाला अपने ओपन कर लेते हैं।
ठीक है क्या? सबसे क्या करेंगे, पहले बैंक में पैसा आएगा, डायरेक्टली कर देंगे ना, अब वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला काम नहीं करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कितना था? 8%। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट रहता है, उसको डेबिट कर देंगे आप, और क्रेडिट किसको करेंगे? प्रेफरेंस होल्डर को कर देंगे। फिर क्या करेंगे? क्या यहां पर अपने को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने का दरकार था क्या? नहीं। 5 लाख का कैपिटल हटा तो 5 लाख का इक्विटी शेयर आ गया, कैपिटल इंटैक्ट है, अपने को कोई झमेला एकदम भी नहीं है।